आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयां में उतर रहे हैं जो मतलब 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी बेस्ट सेलर लिस्ट में है। स्टीवन कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और सवाल ये है कि आज की इस, आप कह सकते हैं, डिजिटल नॉइज और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में ये पुरानी किताब इतनी रेलेवेंट क्यों है? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब किताब की पहली लाइन से ही मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। किताब कोई प्रोडक्टिविटी हैक या टाइम मैनेजमेंट ट्रिक से शुरू नहीं होती। ये एक बहुत गहरे आइडिया से शुरू होती है। और वो क्या है? सवाल ये है कि हम इस पर फोकस करें कि हमारी सफलता बाहर से कैसी दिखती है, या इस पर कि हम अंदर से असल में कैसे हैं। इसे किताब में पर्सनालिटी एथिक बनाम कैरेक्टर एथिक कहा गया है। ठीक है, इसे थोड़ा और आसान करते हैं। पर्सनालिटी एथिक का मतलब हुआ अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड, पब्लिक इमेज। हाँ, पब्लिक इमेज, वो सारी चीजें जो हमें बाहर से सक्सेसफुल दिखाती हैं, एक तरह का क्विक फिक्स। बिल्कुल। और कैरेक्टर एथिक है हमारी बुनियाद, हमारी ईमानदारी, इंटेग्रिटी, हमारी विनम्रता, हमारा धैर्य। ये वो चीजें हैं जो रातों रात नहीं बनती। और किताब कहती है कि असली लॉन्ग टर्म सक्सेस इसी कैरेक्टर एथिक्स से आती है। हाँ, और लेखक स्टीफन कॉवी अपना एक बहुत पर्सनल किस्सा सुनाते हैं। उनके एक बेटे को स्कूल में बहुत दिक्कत हो रही थी, हर चीज में। हाँ, मतलब पढ़ाई में, खेल कूद में, दोस्तों के साथ घुलने मिलने में। और एक पिता होने के नाते उन्होंने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की होगी, है ना? पॉजिटिव थिंकिंग, एनकरेजमेंट, सब कुछ। उन्होंने और उनकी पत्नी ने पर्सनालिटी एथिक की हर टेक्निक आजमाई, उसे साइक अप करना, पॉजिटिव बोलना, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उल्टा हालात और बिगड़ रहे होंगे। एग्जैक्टली। तब उन्हें एक दिन एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रॉब्लम बेटे में है ही नहीं। तो फिर प्रॉब्लम उनके देखने के नजरिए में है। मतलब वो अपने बेटे को उसकी असलियत में नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों के चश्मे से देख रहे थे। बिल्कुल। और यही किताब का कोर आइडिया है, इनसाइड आउट अप्रोच। असली बदलाव बाहर के दुनिया को या दूसरों को बदलने से नहीं आता, वो खुद को, अपने नजरिए को बदलने से आता है। हाँ, किताब में इसे समझाने के लिए एक नक्शे की एनालॉजी दी गई है। अच्छा। सोचिए आप दिल्ली में हैं और आपको कनॉट प्लेस जाना है, लेकिन आपके हाथ में मुंबई का नक्शा है। तो मैं कहीं नहीं पहुंच सकती। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आप सही जगह नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपका नक्शा ही गलत है। आपका पैराडाइम यानी दुनिया को देखने का नजरिया ही गलत है। और जब ये नजरिया अचानक बदलता है, उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। इसका एक बहुत पावरफुल किस्सा है किताब में। वो सबवे वाला। हाँ, लेखक एक सुबह सबवे में सफर कर रहे थे। शांत माहौल था। अगले स्टेशन पर एक आदमी अपने बच्चों के साथ चढ़ा, और बच्चे चढ़ते ही पूरे डिब्बे में चिल्लाने लगे, भागने दौड़ने लगे। माहौल एकदम खराब हो गया। लेखक को बहुत गुस्सा आया। नेचुरली कोई भी इरिटेट हो जाएगा। उन्होंने इस आदमी से कहा, सर, आपके बच्चे सबको परेशान कर रहे हैं। उस आदमी ने जैसे नींद से जागते हुए देखा और कहा, ओ, मुझे माफ कीजिए, हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। ओह। 1 घंटा पहले इनकी माँ की मौत हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं। ओह माय गॉड, ये सुनते ही तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया होगा। 1 सेकंड में गुस्सा, चिढ़ सब गायब, सिर्फ हमदर्दी रह गई। यही पैराडाइम शिफ्ट की ताकत है। और ये 7 आदतें हमें एक प्रिंसिपल सेंटर्ड पैराडाइम बनाने में मदद करती हैं। एक ऐसा नक्शा जो कभी गलत नहीं होता। किताब इन आदतों को 3 हिस्सों में बांटती है, प्राइवेट विक्ट्री, पब्लिक विक्ट्री और रिन्यूअल। तो चलिए पहली जीत से शुरू करते हैं, प्राइवेट विक्ट्री। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, यानी पहल करना। पर ये सिर्फ इनिशिएटिव लेने से कहीं ज्यादा गहरी बात है ना? बिल्कुल सही। प्रोएक्टिव होने का असली मतलब है ये समझना कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, माने स्टिमुलस, और हम उस पर जैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स। हाँ, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में खाली जगह होती है, एक गैप। हाँ। और उस गैप में हमारे पास चुनने की आजादी होती है। हम हालात के गुलाम नहीं है। नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में कैद थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक चीज उनसे कोई नहीं छीन सका, उनकी फ्रीडम टू चूज, कि वो इन तकलीफों को क्या मतलब देंगे। करेक्ट। किताब में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है ना, यानी द एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स। हाँ, और ये हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से जुड़ा है। इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, रिएक्टिव लोग जो होते हैं वो अपना सारा ध्यान सर्कल ऑफ कंसर्न पर लगाते हैं, वो चीजें जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है, जैसे मौसम, पॉलिटिक्स या दूसरों का बर्ताव। हाँ, और इससे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस
यानी असर डालने का दायरा छोटा हो जाता है। और प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं, वो चीजें जिन्हें वो बदल सकते हैं। जैसे उनकी अपनी आदतें, उनका काम। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, तो पहली आदत हमें अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनाती है, पर ड्राइवर को ये भी तो पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दूसरी आदत काम आती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अपनी मंजिल को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। ये पर्सनल लीडरशिप का सिद्धांत है। किताब इसकी शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाली मेंटल एक्सरसाइज से करती है। अच्छा। वो कहती है, सोचिए आप अपने ही फ्यूनरल में गए हैं और वहां लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। आप उनसे अपने बारे में क्या सुनना चाहेंगे? वाह, ये तो गहरा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दिन प्रतिदिन की भागदौड़ से परे आखिर में क्या चीज मैटर करती है। यही इस आदत का सार है, अपनी डेस्टिनेशन को दिमाग में रखकर जीना। इससे हमें एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने में मदद मिलती है। हाँ, एक पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे वैल्यूज पर आधारित हो। वो बताता है कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो पहली आदत कहती है तुम ड्राइवर हो, दूसरी आदत कहती है ये तुम्हारा नक्शा और मंजिल है। इसके बाद आती है हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जरूरी कामों को पहले करना। ये पर्सनल मैनेजमेंट के बारे में है। हाँ, ये हैबिट 1 और 2 का आप कह सकते हैं फिजिकल क्रिएशन है, रोज की जिंदगी में उन आदतों को उतारना। इसके लिए किताब एक बहुत फेमस टूल देती है, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। हाँ, वो 4 बक्सों वाला। वही क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, मतलब क्राइसिस, डेडलाइंस। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट पर इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स। क्वाड्रेंट 4 तो खैर टाइम वेस्टर्स का है। और सबसे जरूरी है क्वाड्रेंट 2, है ना, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। जैसे प्लानिंग, एक्सरसाइज, रिश्ते बनाना, नई स्किल्स सीखना। सही कहा। और इफेक्टिव लोग अपना ज्यादातर वक्त इसी क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। वो क्राइसिस को मैनेज नहीं करते, उन्हें होने से रोकते हैं। हाँ, और इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल है। पर किताब कहती है कि ना कहना आसान हो जाता है जब आपके अंदर किसी बड़ी चीज के लिए एक बर्निंग यस हो। जब आपका मिशन स्टेटमेंट क्लियर होता है तो ना कहना आसान हो जाता है। तो ये हुई प्राइवेट विक्ट्री की 3 आदतें जो हमें डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। अब बात करते हैं पब्लिक विक्ट्री की, जहां हम इंटरडिपेंडेंस सीखते हैं। इसकी शुरुआत होती है हैबिट 4 से, थिंक विन विन। ऐसी सोच रखना जिसमें दोनों की जीत हो। ये महज एक टेक्निक नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये इस बिलीफ पर आधारित है कि एक के जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी नहीं है। ये अबंडेंस मेंटालिटी से आता है, ये मानना कि सबके लिए बहुत कुछ है। सही। लेकिन हमारी परवरिश तो अक्सर विन लूज माहौल में होती है ना? स्कूल में ग्रेड्स, स्पोर्ट्स, ऑफिस में प्रमोशंस, हर जगह कंपटीशन है। मैं जीतूं तुम हारो वाली सोच तो बहुत डीप रूटेड है। बिल्कुल। इसीलिए विन विन एक कॉन्शियस चॉइस है। इसके अलावा और भी पैराडाइम्स हैं, विन लूज, लूज विन। लूज विन मतलब तुम जीतो मैं हार जाऊं। हाँ, जो लोग हमेशा दबते हैं। फिर लूज लूज मतलब दोनों हारे, दुश्मनी का नतीजा। एग्जैक्टली। पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए सिर्फ विन विन ही काम करता है। और अगर विन विन सोल्यूशन न मिले तो नो डील भी एक ऑप्शन है। नो डील मतलब अगर हम दोनों के लिए फायदेमंद सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे तो बेहतर है कि हम इस डील को ना करें, बजाय इसके कि कोई एक कॉम्प्रोमाइज करे और बाद में मन में कड़वाहट रखे। अग्री टू डिसएग्री, सम्मान के साथ। हाँ, ये विन विन सोचने के लिए तो पहले दूसरे इंसान की जरूरत को समझना पड़ेगा, और यहीं से शायद अगली आदत आती है, मेरी पर्सनल फेवरेट, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये एम्पैथिक कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल है और आज के सोशल मीडिया के दौर में शायद सबसे रेलेवेंट आदत है, जहां हर कोई अपनी बात कहने के लिए चिल्ला रहा है पर सुनने को कोई तैयार नहीं। हम अक्सर सुनने का नाटक करते हैं, पर असल में हम जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं। हम अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस दूसरों पे थोपते हैं। अरे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। जैसे एक डॉक्टर बिना बीमारी समझे दवा नहीं दे सकता, वैसे ही हम बिना समझे सलाह देने लगते हैं। बिल्कुल। पहले सामने वाले को साइकोलॉजिकल एड देना जरूरी है, उसे पूरी तरह से समझना। किताब में एक पिता पुत्र का उदाहरण है।
बेटा स्कूल छोड़ना चाहता है। और पिता उसे लेक्चर देने लगता है। हाँ, पर जब पिता सच में उसे सुनना शुरू करता है तो पता चलता है कि असली प्रॉब्लम यह है कि बेटे को रीडिंग में प्रॉब्लम है और उसे 4th ग्रेड लेवल का बताया गया है। ओहो, जब असल प्रॉब्लम समझ आए तभी तो सही सॉल्यूशन पर काम हो सका। पैथोस यानी फीलिंग और कनेक्शन, और लॉगोस यानी लॉजिक। ज्यादातर लोग सीधे लॉगो से शुरू करते हैं, फैक्ट्स और फिगर्स से। हाँ, लेकिन असरदार कम्युनिकेशन के लिए पहले ट्रस्ट यानी ईथोस और इमोशनल कनेक्शन यानी पैथोस बनाना जरूरी है। और पब्लिक विक्ट्री की आखिरी आदत है हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। 1 + 1 = 3 या 10 या 1000। ये क्रिएटिव कोऑपरेशन है। इसका मतलब है डिफरेंसेस को वैल्यू करना, उन्हें एक स्ट्रेंथ की तरह देखना, न कि एक थ्रेट की तरह। बिल्कुल, जब दो लोग अलग अलग सोचते हैं तो वो बहस करने या कॉम्प्रोमाइज करने के बजाय मिलकर एक तीसरा बेहतर ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं जो दोनों ने पहले नहीं सोचा था। ये विन विन और एम्पैथिक कम्युनिकेशन का नतीजा है। हाँ, और इन सभी आदतों को जिंदा रखने के लिए जो इन सबको एक साथ बांधती है वो है हैबिट 7, शार्पन द सॉ, अपनी आरी को तेज करना। किताब में एक लकड़हारे की कहानी है जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। कोई उसे कहता है कि अपनी आरी तेज कर लो, तो वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत बिजी हूँ। ये तो हम सबकी कहानी है। काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। इसीलिए ये हैबिट 4 डायमेंशंस में सेल्फ रिन्यूअल पर जोर देती है। पहला फिजिकल, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन। दूसरा स्पिरिचुअल, वैल्यूज, मेडिटेशन, नेचर। तीसरा मेंटल, पढ़ना, सीखना, लिखना। और चौथा सोशियो इमोशनल, रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना। हाँ, और ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है जो बाकी सभी हैबिट्स को पॉसिबल बनाती है। तो ये 7 आदतें सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं हैं, बल्कि एक फ्रेमवर्क है, एक अपवर्ड स्पाइरल है, हाँ, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ का प्रोसेस है। लर्न, कमिट, डू, और ये साइकिल चलता रहता है, हमें हर बार एक हायर लेवल पर ले जाता है। आज की इस चर्चा से एक लिसनर अपने साथ क्या लेकर जा सकता है? एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, ट्रांजिशन पर्सन बनने का। ट्रांजिशन पर्सन। हम में से कई लोगों को अपने परिवार या माहौल से नेगेटिव स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, जैसे गुस्सा, डर या बुरी आदतें। और हम अनजाने में वो ही स्क्रिप्ट्स अगली जनरेशन को पास ऑन कर देते हैं। एग्जैक्टली। एक ट्रांजिशन पर्सन वो होता है जो उस नेगेटिव स्क्रिप्ट को, उस चेन को अपने पर ही रोक लेता है, उसे आगे नहीं बढ़ाता। नहीं, वो प्रोएक्टिविटी और सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल करके एक नया पॉजिटिव स्क्रिप्ट लिखता है। ये सिर्फ अपनी जिंदगी बदलना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलना है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी लाइफ में एक ट्रांजिशन पर्सन बन सकते हैं?